हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा दूसरी विज्ञान, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और इसके हम अभ्यास सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और इससे आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, अपनी एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं मैं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। बेटा वैसे तो हम नोट्स में ये करा चुके हैं तो अच्छे से, लेकिन हम जब क्वेश्चन आ गया तो करा ही देते हैं, क्या छुड़वाएं इसको भी, है ना। तो बेटा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर हमारे लिए लिखना है, ठीक है। तो बेटा देखो, विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग क्या काम करते हैं, आपको पता है। विस्थापन अभिक्रिया में हम क्या काम करते हैं, देखो बेटा, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बेटा। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलेन है आपके पास, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलेन है। विलेन तो हम एक्वस लिखते हैं, और हमारे पास इस कॉपर सल्फेट के विलेन में हमने लोहे की एक कील डाल दी, सॉलिड फॉर्म में होती है बेटा। तो लोहा होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, तो कॉपर क्या करते हैं, विस्थापित कर देता है। तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर FeSO4 एक्वस फॉर्म में होता है ये, प्लस प्राप्त होता है हमारे लिए, क्या प्राप्त होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये यहाँ से जाता है तो यहाँ प्राप्त होता है हमारे लिए कॉपर, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कहने मतलब यह है जब किसी यौगिक से अधिक क्रियाशील वाला तत्व एक तत्व को विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देख लो, ठीक है, फिर समझाएंगे फिर से। अब देखेंगे बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण और देख लो, फिर लिखवाएंगे इस चीज को। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, अभिकारक जो होते हैं उनके आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है, उनके अभिकारक जो होते हैं उनके बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो एग्जाम्पल लिख लो, BaCl2, ठीक है बेटा। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, BaCl2। तो बेटा Na2SO4 को बोलते हैं सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। तो बेटा क्या होता है इसमें कि ये जो आयन है एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसे होता है यहाँ पर, जैसे ये SO4 है, ये चला जाता है यहाँ पर, ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ आता है, तो डबल डिस्प्लेस हुआ, तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, 2 Cl इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2NaCl, क्या बन जाएगा, 2NaCl, प्लस ये पहुँच जाएगा इधर तो हो जाएगा BaSO4। समझ में आया? इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, बेटा ये अभिकारक हैं दोनों, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वैसे मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ उन चीज़ों को, फिलहाल जब क्वेश्चन आ गया दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये तो उदाहरण हो गया, फिर इसका आंसर लिखेंगे कैसे हम। अच्छा, विस्थापन क्या होती है, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। लिखो बेटा डेफिनेशन, क्वेश्चन ये है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो बेटा लिखो इसका उत्तर लिखो, हेडिंग डालो, चलो हेडिंग डालो, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। हेडिंग डालो बेटा, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। अब लिखो, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तब इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि
जबकि जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तब इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए। अब बेटा हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिएगा विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण। विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण, विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, अब ये नोट कर लो। उसके बाद नोट करने के बाद फिर लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण। उसके बाद ये चीज नोट कर लेनी है। बेटा ये आंसर हो गया आपका कंप्लीट। समझ में आया बेटा? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? ठीक है, तो बेटा अपना 14वां क्वेश्चन है सिल्वर के शोधन में। ठीक है बेटा, सिल्वर के शोधन में सिल्वर का शोधन करना है। सिल्वर जो हमारे पास होता है चांदी है, इसको हमें शुद्ध करना है। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है AgNO3। ठीक है, इसमें एक क्यू लिख दो, मतलब एक्वस है, मतलब इसका विलयन है। ठीक है, सिल्वर के शोधन में, सिल्वर का शोधन का कार्यक्रम चल रहा है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए, बेटा सिल्वर प्राप्त करनी है, इससे हमें क्या प्राप्त करनी है? सिल्वर प्राप्त करनी है। ठीक है, सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, तो इसमें कॉपर डाला जाता है बेटा। ठीक है, कॉपर धातु द्वारा क्या किया जाता है? विस्थापन किया जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो बेटा कॉपर अधिक क्रियाशील होता है चांदी की तुलना में, तो ये क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख लो। तो बेटा कॉपर कर देगा विस्थापित, तो 2Ag विस्थापित हो गए, तो हमें प्राप्त होता है CuNO3 का होल ट्वाइस। समझ में आया बेटा इसको? तो हमें ये कॉपर नाइट्रेट प्राप्त हो गया, कॉपर नाइट्रेट प्लस हमें यहाँ पे सिल्वर प्राप्त हो गया बेटा। ये सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा सिल्वर, ये एक्वस फॉर्म में होगा और ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। और ये क्या था बेटा? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो बेटा इस प्रक्रिया के लिए हमें एक से अभिक्रिया लिखनी थी और वो अभिक्रिया हम लिख चुके हैं, अर्थात ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 15वां है बेटा। 15वां क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं बेटा? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए, एक उदाहरण देकर समझाओ बेटा। ये क्वेश्चन है हमारा अगला। ठीक है, तो करते हैं खैर इसको भी एक्सप्लेन। तो बेटा ऐसा है, देखो मान लीजिए ने बेरियम सल्फेट ले लिया, फिर से Na2SO4 ले लिया। ठीक है, और ये एक्वस फॉर्म में होता है। क्या है ये? बेरियम नहीं, इसको तो सोडियम सल्फेट। क्या है इसका नाम? सोडियम सल्फेट प्लस इसकी क्रिया करा रहे हैं हम बेरियम क्लोराइड से, BaCl2। ये भी एक्वस फॉर्म में है। जब बेटा दोनों ये रिएक्ट करते हैं तो ये यहाँ जाता है और ये चीज़ यहाँ आता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण भी तो है ये। तो हमें प्राप्त होता है 2NaCl। क्या प्राप्त होता है बेटा हमारे लिए? 2NaCl एक्वस फॉर्म में होता है, पानी में घुला हुआ, प्लस प्राप्त हमारे लिए होता है BaSO4। ठीक है बेटा, ये होता है आपका मैं थोड़ा साफ साफ देता हूँ, हो सकता है आपको क्लियर दिखता नहीं हो। देखो जब रिएक्शन करते हैं तो प्राप्त होता है 2NaCl। बेटा ये एक्वस फॉर्म में होगा, मतलब बिलियन के फॉर्म में होगा इस वक्त। और प्राप्त हमारे लिए होता है यहाँ पर BaSO4।
ठीक है बेटा। और जो BaSO4 होता है सॉलिड की फॉर्म में होता है, अर्थात वो नीचे की ओर बैठा हुआ होता है, तो हम नीचे की ओर लगा देते हैं, इसको बोलते हैं अवक्षेप। क्या प्राप्त होता है यहाँ पर? ये अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये हो गया बेरियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। एक आपके मन एक बात आती है, अवक्षेप है क्या बीमारी? अवक्षेप आखिर है क्या? ये तो सोचोगे बेटा आप, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको ये बहुत अच्छे समझाया है, जब पढ़ा रहा था तभी समझाया है, ट्रांसलेशन में समझा देता हूँ अवक्षेप का मतलब क्या होता है। तो बेटा इसकी चीज़ को मैं ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे कोई बर्तन है, मान लीजिए आपके पास शीशे का गिलास है, ये शीशे का गिलास है बेटा, और आपने इसमें आटा घोल दिया। आटा घोल दिया, ये चूना ले आते हैं ना बाजार से, चूना CaO भुजा हुआ, जो मतलब बिना भुजा चूना होता है, इसमें पानी डाल करके छोड़ देते हैं, और इसको छोड़ देते हैं तो ये आपको पता है सफ़ेद सफ़ेद जैसा पानी प्राप्त होता है हमारे लिए। लेकिन जब सुबह को देखते हैं तो ये चूना होता है बेटा, वो नीचे बैठा होता है, चूना नीचे बैठा होता है और पानी ऊपर घूमता होता है। जो चूना नीचे बैठा है उसको बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं बेटा? अवक्षेप बोलते हैं। समझ में आया आप लोगों के लिए? ये पानी पानी ऊपर जाता है और नीचे नीचे चूना बैठा है, तो उसको बोलते हैं अवक्षेप। ठीक इसी प्रकार तो जिन अभिक्रियाओं में, अब क्वेश्चन ये है अवक्षेप अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो हम कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप प्राप्त होते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती हैं। यह वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो समझ में आया अवक्षेप का मतलब बेटा? तो क्या है, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें नमक का विलयन प्राप्त होता है और कुछ सॉलिड मात्रा में अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिख लो, इसका आंसर लिखो। वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है या जिसमें अवक्षेप बनता है, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। और बेटा जो उदाहरण मैंने लिखा है बोर्ड पे, ये उदाहरण आप नोट कर लीजिए इस चीज़ का। समझ में आई? ये अवक्षेपण अभिक्रिया का बेटा ये उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। प्रत्येक पद के लिए 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो बेटा पहला पद है 16वां क्वेश्चन, देख लेना NCERT से बेटा, चाहो तो बोल दे रहा हूँ, लिख लो 16वां क्वेश्चन लिखो। ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर, ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर, ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें, विराम लगाइए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दें। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दें। तो कौन कौन से पद बेटा एक्सप्लेन करना है हमारे लिए? पहला पद दे रखा है यहाँ पर उपचयन, उपचयन, और B पद दे रखा है यहाँ पर अपचयन। वैसे बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मैं आपके लेक्चर में ये। ठीक है, तो बेटा देखो हमने कहा किसी पदार्थ में, हमने आपको समझाया है किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन जुड़ती है, किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो इसकी जो क्या कहते हैं हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीकरण कहते हैं, या इसको हम उपचयन कहते हैं। ठीक है, अब जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन रिमूव होती है, जब किसी पदार्थ से क्या होता है बेटा ऑक्सीजन रिमूव होती है, तो इसको हम बोलते हैं अपचयन। समझ में आया है? समझ में आया बेटा? तो हेडिंग डाल लीजिए उपचयन। क्या हेडिंग डालेंगे? उपचयन। हेडिंग डालो उपचयन। देखो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तब इस क्रिया को उपचयन कहते हैं। तब इस क्रिया को उपचयन कहते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तब इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? उपचयन कहते हैं। ठीक है, अब देख लो बेटा उपचयन का उदाहरण देख लो। बेटा देखो जैसे ये है CuO है। ठीक है, पहला उदाहरण दिखा रहे हैं आपको, 2 उदाहरण बताने हैं आपके लिए। जैसे Cu है, ठीक, कॉपर है, और इसकी क्रिया करा दें हम ऑक्सीजन से। ये गैस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है हमारे लिए? CuO। तो यहाँ पर क्या हुआ है बेटा? यहाँ पर 2CuO कर दो, कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। इसमें क्या हुआ? कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है,
और इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, दूसरा एक और देख लो एग्जाम्पल। देखो बेटा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कार्बन है, कार्बन प्लस O2, तो क्या प्राप्त होता है हमारे लिए CO2। ठीक है, तो इसको संतुष्ट करने के लिए यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ 2 कर दो, तो ये भी आपका ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन का उदाहरण। अब हम बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे अपचयन। बेटा बी हेडिंग क्या डालनी है आपको, बी हेडिंग डाली है अपचयन, हेडिंग डाली है अपचयन। तो अपचयन क्या होता है बेटा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है ना। लिखो, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना ही अपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना ही अपचयन कहलाता है। ठीक है बेटा, बात को समझ गए, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना ही अपचयन कहलाता है। तो बेटा उपचयन का उदाहरण देख लो। बेटा देखो, CuO है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, इसको जल के साथ है वो मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है Cu, क्या प्राप्त होता है Cu प्लस H2O। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से कॉपर प्राप्त हुआ, तो हम कह सकते हैं कॉपर का क्या हुआ है यहाँ पर बेटा, अपचयन हुआ है। क्या हुआ, कॉपर का अपचयन हुआ है। समझ में आया बेटा। अब जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड की क्रिया हम करा रहे हैं, जिंक ऑक्साइड की क्रिया करा रहे हैं, मान लीजिए हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं। ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है जिंक प्लस H2O। तो यहाँ पर जिंक का क्या हुआ है बेटा, अपचयन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। समझ में आ रहा है। ये कुछ ऑप्शन के मैंने उदाहरण आपके लिए बता दिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक भूरे रंग का चमकदार पदार्थ X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले यौगिक का नाम लिखिए। ठीक है बेटा, देखो, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर बेटा कैसे हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बताऊं, जो कॉपर होता है, कॉपर, इसको जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग का यौगिक का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखो बेटा। आंसर दो, क्वेश्चन ये था, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तो इस X एवं काले उस यौगिक का नाम लिखिए, है ना। तो लिखो बेटा, आंसर लिखो, भूरे रंग का चमकदार तत्व X कॉपर है। भूरे रंग का चमकदार तत्व क्या है बेटा, X। भूरे रंग का चमकदार तत्व X कॉपर है। भूरे रंग का चमकदार तत्व X कॉपर है, जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, क्योंकि यह वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्योंकि यह वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है बेटा, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। बेटा देखो, कॉपर है ये, ठीक है, ये ऑक्सीजन के रिएक्ट करता है तो बन जाता है यहाँ पर 2Cu कॉपर ऑक्साइड, और ये काले रंग का होता है, ये काले रंग का होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा, लोहे की वस्तुओं पर, क्वेश्चन लिखो, लोहे की वस्तुओं पर, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, बताओ बेटा। क्यों करते हैं, जिससे कि हमारी धातु बहुत दिनों तक खराब ना हो, लंबे समय बने रहे। अच्छा, संक्षारण से बचाव के लिए, आंसर हो जाएगा बेटा संक्षारण से बचाव के लिए, संक्षारण से बचाव के लिए, संक्षारण से बचाव के लिए हम
लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं, हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा बात? अगला क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसा, क्वेश्चन लिखो बेटा, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को, तेल एवं वसा युक्त, क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ठीक है, तो मतलब ये तेल एवं वसा युक्त पदार्थ हैं, उनको हम नाइट्रोजन से इफेक्टिव क्यों करते हैं, नाइट्रोजन में क्यों भरते हैं? तो बेटा बात ये है कि जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है, जो भोजन होता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके, वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके वो खराब हो जाता है। तो अगर उस बर्तन की हम सारी ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन भर देते हैं तो उसका जो विकृत घनता होती है वो नहीं हो पाती। इसी से उत्तर बता रहा हूँ आपके लिए क्या होगा। लिखा है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो उत्तर होगा विकृत घनता से बचाव के लिए। उत्तर लिखो बेटा, विकृत घनता से बचाव के लिए, विकृत घनता से बचाव के लिए उत्तर होगा इसका विकृत घनता, विकृत घनता से बचाव के लिए आंसर हो जाएगा विकृत घनता से बचाव के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20वां, निम्न पदों का वर्णन करें और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। तो बेटा पहला पद जो दिया है वो यह है संचारण, पहला पद क्या दिया है? संचारण, और बी पद दिया हुआ है विकृत घनता, विकृत घनता। इन दोनों को हमें एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल के। विकृत घनता, ठीक है। संचारण क्या होता है बेटा? आपको पता है जब भी कोई धातु जैसे लोहा है वो नमी के संपर्क में आता है, जैसे लोहा है बेटा, अभी आप बाहर में रख दो, बारिश में रख दो तो कुछ समय बाद क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगी, इस घटना को संचारण कहते हैं। ठीक है, जब कोई धातु नमी और वायु के संपर्क में आता है तो वो हल्के हल्के गलने लगता है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। लिखो बेटा, है ना, तो संचारण लिखो। जब धातु नमी एवं वायु के संपर्क में आती है तो हल्के हल्के खराब होने लगती है। जब धातु नमी एवं वायु के संपर्क में आती है तो हल्के हल्के खराब होने लगती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। एग्जाम्पल पूछा, एग्जाम्पल 2 लिख लो बेटा। लिखो पहला एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग का लगना। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो बेटा, कॉपर की धातुओं पर हरे रंग के धब्बे पड़ जाना, कॉपर की धातुओं पर हरे रंग के धब्बे पड़ जाना। ये दोनों संचारण के उदाहरण हो गए। बेटा विकृत घनता की बात करें, विकृत घनता क्या होता है? तो विकृत घनता का मतलब ये होता है बेटा, हमारे जो भोज्य पदार्थ है वो खराब हो जाना, सड़ जाना ही विकृत घनता कहलाता है। समझ में आ रही है बात? जब भोज्य पदार्थ काफ़ी लंबे समय तक रखा रहता है तब उसकी गंध में या स्वाद में कुछ परिवर्तन आ जाता है, इस घटना को हम विकृत घनता कहते हैं। आपने देखा होगा लंच बॉक्स कभी कभी खाने ले जाते हैं और हम वापस ले आते हैं, धुलने का ध्यान नहीं रहता है, काफ़ी लंबे समय तक खाना रखा होता है, जैसे हम लंच बॉक्स खोलते हैं उसमें बदबू जैसी आती है तो खाने में बदबू आने लगती है, सड़ने लगता है, इस परिघटना को ही हम विकृत घनता कहते हैं। ठीक है, लिखो उसका आंसर लिखो बेटा, है विकृत घनता। और लिखो, जब भोज्य पदार्थ काफ़ी लंबे समय तक रखा रहता है, जब भोज्य पदार्थ मतलब भोजन, ठीक है, जब भोज्य पदार्थ या भोजन काफ़ी लंबे समय तक रखा रहता है तो उसमें सड़न आने लगती है, तब उसमें देखो, तब उसके गंध में परिवर्तन होने लगता है, तब उसके गंध व रंग में परिवर्तन होने लगता है, इस परिघटना को विकृत घनता कहते हैं। ठीक है, पूरा सुनो। जब भोज्य पदार्थ या भोजन काफ़ी लंबे समय तक रखा रहता है तब उसके रंग और गंध में कुछ परिवर्तन आ जाता है, इस परिघटना को विकृत घनता कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण लिखना है बेटा। लिखो, जैसे भोजन का सड़ जाना, जैसे भोजन का सड़ जाना, जैसे भोजन का सड़ जाना, है ना। और भोजन का सड़ जाना बेटा, और एग्जाम्पल देना चाहो तो क्या दे सकते हो?
बिस्किट वगैरह होते हैं, बिस्किट सील जाते हैं कभी कभार। तुम्हें देखोगे वो लेके आते हैं ना हम लोग, क्या कहते हैं उनसे, वो होते हैं ब्रेड लेकर के आते हैं कभी कभार, वो अजीब सी महक आती है, उनमें से फफूंदी जैसी होती है, वो भी ख़राब हो जाते हैं ना। देखो ब्रेड से दुर्गंध आना, ब्रेड से दुर्गंध आना, बस हो गया इधर। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर आपका बिल्कुल द एंड हो गया है। तो चैप्टर बहुत मेहनत से पढ़ाया है आप लोगों के लिए, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाया, 100% पढ़ाया गया है। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए चैप्टर में आपको मजा आया कि नहीं आया। तो बेटा फटाफट कमेंट करो कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके बाय बाय।